हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। 2026-27 की बैच में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जर्नल मैटर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड होती क्या है और उसके जर्नल मैटर्स पढ़े थे। आज पार्ट थर्ड के बारे में हम बात करेंगे, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी तक पार्टनरशिप डीड हुई थी और अपन ने अपने हिसाब से रूल्स बनाए थे। मैंने बताया था ना, अगर किराए के मकान में रह रहे हैं अपन तो 4 पंखे हैं, मोटर है, लाइट का बिल अपने को देना है। अपन ने बैठ के एग्रीमेंट करा था कि ये रूल्स है। अपन ने बैठ के एग्रीमेंट करा था, ये रूल्स है, दोनों पार्टनर की सहमति हुई थी। अब मान लो कि एग्रीमेंट रिटर्न है ही नहीं, मान लो रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं, ओरल में बात हो रही है, तो वो क्या रूल्स होंगे? सर किसी बात कर रहे हो कि जब अपन एग्रीमेंट ओरल करवा रहे हैं तो ओरल में सर कुछ रिटर्न में कुछ पॉइंट आ ही नहीं रहे हैं कि 4 पंखे, कूलर है, फ्रीज है, ये तो सब कुछ डिटेल में आ ही नहीं रहा है। तो क्या एग्रीमेंट में क्या लिखेंगे? ऐसा कुछ एग्रीमेंट में क्या लिखेंगे? पार्टनरशिप में पहले तो आपने समझाया था नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म होगा, तो ये जनरल मैटर्स में अपन ने लिख लिए थे, ये रूल्स बैठ के बनाए थे। जब सर अपन एग्रीमेंट कर ही नहीं रहे हैं तो मतलब ओरल एग्रीमेंट हुआ। जब रिटर्न में एग्रीमेंट कर ही नहीं रहे हैं सर, तो ये ओरल एग्रीमेंट हुआ। अब ओरल एग्रीमेंट में अपन हाँ चल जो होगा देख लेंगे, रूल्स जो होगा देख लेंगे। और रूल्स जो होगा क्या देख लोगे? तो भैया अगर पार्टनर को ये नहीं मालूम है कि रूल्स होगा जो देख लेंगे, नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13, देखो मैं आपको क्लियर करता हूं। एक टॉपिक है ना, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब अपन समझते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो हो रहा है पर वो एग्रीमेंट ओरल है। क्या है? इसमें जाएंगे अपन ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट, देखो जब भी क्वेश्चन में टॉपिक में रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट हुआ ओरल। तो जब भी ओरल एग्रीमेंट होता है तो एक्ट लगता है 1932 सेक्शन 13। ठीक है, सेक्शन 13। ध्यान रखना, एक्ट 1932 सेक्शन 4 मत कर देना। एक्ट 1932 सेक्शन 4 ये कहता है कि डेफिनेशन बताता है पार्टनरशिप की। याद है मैंने समझाया था, पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट वाला। तो वो अगर एक्ट 1932 सेक्शन 4 लग जाता है तो वो डेफिनेशन वाला है। अगर एक्ट 1932 सेक्शन 13 लगता है तो इसका मतलब है कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ है वो ओरल हुआ है। आपने किसी तरह की लिखा पढ़ी नहीं करी, आपने ओरल विश्वास वाला एग्रीमेंट करा लिया है। सामने वाला सोच रहा अपना पार्टनर है, अपना दोस्ती है यार, ठीक है यार, ये भविष्य में अपने साथ कोई गलत काम नहीं करेगा। तो अपन ने क्या करा, उससे रिटर्न एग्रीमेंट तो कराया नहीं, अपन ने क्या कर लिया, ओरल एग्रीमेंट कर दिया। भाई ये ओरल एग्रीमेंट कर लिया है ना, तो ये भी ध्यान होना चाहिए पार्टनर को कि ओरल एग्रीमेंट में 1932 सेक्शन 13 के रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सर वो रूल क्या होता है? देखो जनरल मैटर में तो आपने मर्जी से अरे नहीं यार नेम एड्रेस ये लिखेंगे, फर्म का नाम ये रहेगा, पार्टनरशिप में अपन प्रॉफिट इतना बांटेंगे, सैलरी मेरे को इतनी मिलेगी, ये सब आपने एग्रीमेंट में लिखा चुके हो आप। बट जब आपने ओरल एग्रीमेंट कर दिया तो ये सब बातें हैं कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो ध्यान रखिएगा, एक्ट 1932 सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है। देखो पहले सबसे पहले रूल से आता है, ठीक है, प्रॉफिट के बारे में बात करें, प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जी हाँ स्टूडेंट, इक्वली। भले आपके ए पार्टनर ने, मान लो ए पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, कितने लगाए? 1 लाख रुपए, और बी पार्टनर ने लगाए हैं आपके मान लो 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए, तो भी प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल होगा, बराबर होगा। सर क्यों? अरे यार
आपने एग्रीमेंट तो ओरल करवा लिया उससे, भाई यार विश्वास वाला देखेंगे। अब 1 लाख रुपए ए ने लगाए, बी ने 50,000 रुपए लगाए, तो कायदे से तो देखा जाए नॉर्मल में अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी 1 लाख रुपए वाले को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए और 50,000 वाले को कम। तो अब 50,000 वाला भविष्य मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया तो 50,000 वाला बोलेगा नहीं मेरे को प्रॉफिट तो बराबर चाहिए, और ए बोलेगा क्यों भाई प्रॉफिट तेरे को बराबर चाहिए, पैसे तो मैंने ज्यादा लगाए। हो गया विवाद। तो क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है वो सही रहता है, पर ओरल एग्रीमेंट अगर विश्वास पे करा लेते हैं और कोर्ट में भी चले जाते हो तो रूल यही होता है कि भाई एग्रीमेंट कराया था क्या, रिटर्न बोले नहीं कराया था। तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 13 सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग आपको ये रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, कोर्ट भी यही बोलेगा भाई बुक तो आप एग्रीमेंट नहीं कराया तो रिटर्न, ठीक है। ओरल कराया तो ओरल में क्या करना पड़ेगा आपको, सब चीज इक्वल में ही जाएगी प्रॉफिट, ठीक है। तो पार्टनर चुप हो जाएंगे भैया, ठीक है। अब और कौन से रूल है, देखो, नो रिम्यूरेशन, नो रिम्यूरेशन है ना, सैलरी, बोनस, कमीशन, नो, है ना, यहां लिख दो नो रिम्यूरेशन, सैलरी, बोनस शैल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। भाई पार्टनर को किसी भी तरह का बोनस, सैलरी, कमीशन नहीं मिलेगा। रिम्यूरेशन मतलब मजदूरी, उसके काम करने के एफर्ट के लिए बोनस, कमीशन, ओवर टाइम करता है तो भी उसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट आपने ओरल कराया। भाई रिटर्न करवाते तो आप सब चीजें लिखते हैं, यार मैं भाई एक्स्ट्रा टाइम टाइम रुकूंगा, कुछ काम करूंगा कंपनी के लिए, एक्स्ट्रा सेल करवाऊंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा, वो एग्रीमेंट में लिखवा सकते थे आप। भाई जनरल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है अपनी मर्जी से कुछ भी लिखा सकते हो, मर्जी से मतलब जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, ठीक है। आप अपनी उससे अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें तो तुम्हारी बात रखेंगे नहीं क्योंकि आपने एग्रीमेंट ओरल करवाया भाई, तो ये रूल फॉलो कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद थर्ड, नो आईओडी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, है ना। आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, पार्टनर अपनी मर्जी चाहे कुछ भी निकाल सकता है, पैसा निकाल सकता है, ठीक है, माल निकाल सकता है, पैसा निकाल सकता है, कोई ब्याज नहीं लगेगा, एग्रीमेंट कराया ही नहीं आपने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। लोन पे इंटरेस्ट कितना रहेगा, 6% होगा। आप फर्म को लोन दो तो आपको 6% ब्याज मिलेगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये 4 रूल है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, मैं आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिलहाल अपन थ्योरी कंसेप्ट पे चल रहे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी करंट में 2026 के पेपर में, 2026 के पेपर में अगर बच्चों ने थ्योरी पे ध्यान दिया होगा, 2026 के पेपर में कंसेप्ट में पूछा था कि रूल्स जब एप्लीकेबल नहीं होते पार्टनरशिप डीड में तो कौन सा एग्रीमेंट, सॉरी कौन सा एक्ट लगता है। जब रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते पार्टनरशिप डीड में तो कौन सा एक्ट लगता है, तो 1932। अगर बच्चे सिर्फ 1932 लिख के आ गए तो भी ठीक है, अगर 1932 सेक्शन 13 लिख दिया तो भी ठीक है, अगर बच्चों ने एक्ट 1932 सेक्शन 4 लिख दिया है तो वो पूरा रॉन्ग है, क्योंकि 1932 तक तो चलो ठीक है टीचर समझ जाए, और 1932 सेक्शन 4 क्यों डालने की जरूरत थी। अगर आपने 4 डाल दिया तो वो डेफिनेशन का एक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेक्शन 4 जो हो जाएगा वो डेफिनेशन का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्ट 1932 लिख दो, छोड़ दो। अगर आपको और जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, नहीं मैं 13 भी लिखूंगा तो 13 लिख देना, तो 13 लिख दोगे, उससे पूरा कंफर्म हो जाएगा, बच्चे को पूरा डिटेल मालूम है, एक एक कंसेप्ट मालूम है, तो ठीक है। तो अपन ट्रू और फॉल्स में नहीं, वन वर्ड में ले लेते हैं, वन वर्ड में ले लेते हैं एक एमसीक्यूज, मैंने बताया था तो आज एमसीक्यूज की भी तैयारी कर रहा हूं, वन वर्ड में ले लेते हैं, है ना। सजेस्ट एक्ट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इन द absence of
पार्टनरशिप डीड सजेस्ट विच एक्ट एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आंसर आपको लिखना था वन वर्ड में 1932 सेक्शन 13, ये आंसर है, आपको एक नंबर मिल गया। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना जरूरी है, पर एमपी बोर्ड है, कभी न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं, कभी थ्योरी का ज्यादा पूछते हैं, बट आपको थ्योरी पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल कोर जो है पार्टनरशिप पूरी अकाउंट्स में, देखो थ्योरी आना बहुत जरूरी है। अब थ्योरी से ही एमसीक्यूज वगैरह कंसेप्ट वगैरह निकलते हैं। या सीबीएसई होता है तो सीबीएसई में क्या है, ज्यादा न्यूमेरिकल जोन है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए भी कंसेप्ट चाहिए, वो तो है, बट अपने एमपी बोर्ड में क्या है कि थ्योरी का कोर ज्यादा है, तो थ्योरी आप ज्यादा पढ़ोगे ना, तो उससे एमसीक्यूज का जो आते हैं, सीबीएसई में एमसीक्यूज नहीं आते हैं, एमपी बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप थ्योरी डीप में पढ़ लोगे, आप एमसीक्यूज ऐसे निकाल लोगे, और एमसीक्यूज निकाल लोगे तो आपकी न्यूमेरिकल में, मतलब आपके बोनस मार्क्स लाने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं यूं नहीं कहता न्यूमेरिकल नहीं करना है भाई, जिसको सीएस करना है आगे, तो आपको न्यूमेरिकल तो आने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से ये नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। भाई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो माथा फोड़ किस लिए हो रही, प्रॉफिट के लिए हो रही है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं आगे अपन देखते हैं, तो ये फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं अपन। तो देखिए टॉपिक नंबर ध्यान रख लेना कौन सा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो आप समझे प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने वाला अकाउंट, पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने वाला अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने वाला अकाउंट जिसको बोलते हैं पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी। नॉर्मल वे में एग्जाम में तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, बट आप याद रखें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट को बांटने वाला अकाउंट, तो इससे थ्योरी आपके फटाफट से दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो समझो क्या होता है, देखो इसकी थ्योरी समझे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is a nominal account, ठीक है, it's prepared to showing या distribution of profit and loss among the partners in agreed ratio at the end of accounting period। देखो प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी समझे अपन आंसर में, मान लो 2 नंबर में आ जाता है व्हाट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप थ्योरी में 2 नंबर में क्या लिख सकते हो,
2025 के पेपर में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग पूछा था, 2026 में नहीं पूछा था। तो इस बार हो सकता है कि 2027 के पेपर में, 2027 के पेपर में थ्योरी 2 मार्क्स फिक्स हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है ये? नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, इट्स प्रिपेयर टू शोइंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर। पार्टनर को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ इसको शो करने के लिए और बांटने के लिए इन एग्रीड रेशो, जो भी एग्रीमेंट में रेशो लिखा रखा है 60-40 या भाई इक्वली होगा। ठीक है, मत करा एग्रीमेंट इक्वली होगा फिर आगे भुगतना। तो एग्रीमेंट में अगर लिखा रखा इक्वल तो इक्वल, अगर एग्रीमेंट में लिखा रखा 60-40 तो 60-40, कोई रेशो में है तो रेशो। ठीक है, अमंग द पार्टनर एग्रीड रेशो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। साल भर के एंड में पार्टनरों के बीच में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसको बांटने के लिए अकाउंट बनाया जाता है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो आपका एक मैं एमसीक्यूज बता देता हूं, है ना। तो देखो एमसीक्यूज में क्या जाएगा, अब फिलअप में बात करें, फिलअप की बात करें तो फिलअप की बात करें अपन। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ, बोलो कौन सा अकाउंट है? बोलो बोलो। तो नॉमिनल अकाउंट आपको मालूम ही है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एक ये टाइप हो गया। ठीक है, दूसरा देखना ये क्यों बनाया जाता है। देखो देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान रखना, इट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है पी एंड एल के बाद बनाया जाता है। इट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, इट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? तो सबसे पहले बनाया जाएगा आपका पी एंड एल अकाउंट, फिर उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये अकाउंट बनाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको साल भर का फर्म का प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। याद है आपने 11th में पी एंड एल अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, बैलेंस शीट बनाई थी, याद है वो पूरी बिल्डिंग। तो पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि अपन को पता चले प्रॉफिट कितना है। उसके बाद अपने को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एमपी बोर्ड में चिंता मत करो, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है, नहीं आता है। सीबीएसई में जरूर है कि अपन को पहले पी एंड एल निकालना पड़ता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अपने एमपी बोर्ड में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिंदास रहो, क्योंकि अपन को प्रॉफिट निकला हुआ दे रखा होता है। तो अपने को नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज में आ जाए, फिलअप में आ जाए कि इट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर तो पी एंड एल अकाउंट। तो सबसे पहले अपन को पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट अपने एमपी बोर्ड में डायरेक्ट पी एंड एल बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यू ध्यान रख लेना। ठीक है, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है अपन ने समझ लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ अकाउंट से रिलेटेड कुछ रूल्स है पी एंड एल से रिलेटेड, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए नया नया कंसेप्ट है, अभी शुरुआत है, वेकेशन चल रहे हैं, इसमें अपन तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे चालू करेंगे, है ना, एकदम हाई हाई नहीं करेंगे। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया? कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो 11 के भी सब्सक्राइबर हैं वो भी ध्यान देना, जो अभी 12th में आ गए हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप ये समझ लो, नोट कर लो, कोई क्यूरियस तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और भी अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो।